नमस्कार किसान भाइयों, बहुत स्वागत है आपका खेती को समर्पित एकमात्र कार्यक्रम जिसका नाम है कृषि दर्शन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें गांव किसान की हम बात करते हैं, खेत खलिहान की हम बात करते हैं। साथ ही साथ हमारी ये कोशिश रहती है कि उन्नत तकनीकों के बारे में हमारे किसान भाइयों तक हम जानकारी पहुंचाएं, जिसके माध्यम से आप कृषि के व्यवसाय को और ज़्यादा तेज़ी से और तरक्की से इसमें आगे बढ़ सकते हैं, साथ ही साथ अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं गन्ने में अंतर्राष्ट्रीय फसलों की खेती के विषय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गन्ना एक व्यावसायिक फसल है। साथ ही साथ ये कहा जाता है कि अगर विषम परिस्थितियां भी आती हैं तो गन्ना सुरक्षित और एक लाभ की खेती है। लेकिन आज भी किसान भाइयों के सामने ये सवाल खड़े रहते हैं कि गन्ने की खेती की तैयारी आखिर कैसे करनी चाहिए, उसके लिए खेत की तैयारी क्या होनी चाहिए, बीज का चयन क्या होना चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब आज हमें देंगे हमारे विशेषज्ञ रामनाथ पटेल जी। आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, कृषि विभाग में पदस्थ हैं, आप नरसिंहपुर कृषि विभाग में पदस्थ हैं और उन्हीं से सारी जानकारी लेंगे, जिसके माध्यम से किसान भाइयों को समझाएंगे कि आखिर गन्ने में आप क्या कुछ कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रामनाथ पटेल सहायक संचालक कृषि के पद पर कार्यरत हूँ। वर्तमान में मिट्टी परीक्षण अधिकारी हूँ जिले का। नरसिंहपुर ज़िला बहुत कृषि प्रधान ज़िला है। यहाँ का डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा है और नरसिंहपुर ज़िले में लगभग 70-80 हज़ार हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती है। लगभग 2008 से लगभग यहाँ पे गन्ने में हम लोगों ने अंतर्वर्ती खेती कराना शुरू किया। इसके पहले भी जो है गन्ना पास लगाते थे। धीरे धीरे करके 4-4.5 फीट पे गन्ना लगाए, लोग अंतर्वर्ती खेती शुरू किए। लेकिन अंतर्वर्ती खेती सिर्फ जो है जब आप गन्ना लगता था अक्टूबर-नवंबर में एक वर्ष में होती थी। इसके बाद जो जड़ी और मड़ी में अंतर्वर्ती खेती नहीं होती थी, लेकिन किसान जो है फसलों के अवशेषों में आग लगा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये विकल्प हम लोग ढूंढ रहे थे कि गन्ने की पत्तियों को कैसे जो है किसान बिना आग लगाए गन्ना खेती करें, क्योंकि अगर पत्ती में किसान अगर आग लगाता है तो उसके निश्चित रूप से हमारे मृदा के स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। गन्ने की पत्ती बहुत जो है करीब 7 से 8 टन प्रति हेक्टेयर के आसपास पत्ती होती है उसमें, और जब वो किसान आग लगाता है और करीब 6-7 इंच की उसमें मोटी तह आती है और जब आग लगता है तो इतनी आँच रहती है, उस आँच से हमारे मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले बहुत सूक्ष्म जीव जो है नष्ट हो रहे हैं। और इसके अलावा जो है कहीं ना कहीं जो है हमारा पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है। तो कुछ ऐसी तकनीक के लिए हम लोगों ने पहले गन्ना काटने के लिए हार्वेस्टर हम लोगों ने मंगाया, लेकिन हार्वेस्टर में भी जो है कई किसानों ने जो है बोल रहे हैं कि इसमें फट जाता है। मल्चर का उपयोग किसानों ने किया, फिर भी उसमें भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनरेशन बाद में जब जड़ी लेते हैं तो प्रभावित हो रहा था। तो हमारे जो किसानों के द्वारा ये हमारे कृष्णपाल जी जो चिचिड़ा हैं, उन्होंने इस पर काम किया। चूँकि ये नेचुरल फार्मिंग कर रहे थे और उन्होंने देखा कि हमको बिना पत्ती में आग लगा कैसे हम गन्ना खेती करें, तो उन्होंने पहले 27 इंच पे 2 फीट और फिर बीच में 9 फीट के लगाया। लेकिन ये जो तकनीकी अभी जो है उन्होंने एक बहुत अच्छी तकनीकी निकाली, जो हम लोग पूरे नरसिंहपुर ज़िले में इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि 5 फीट पे गन्ने की 2 लाइन लगाते हैं और इसके बाद 10 फीट का गैप रखते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि मेन अभी जो है रबी में अपन गन्ना लगा रहे हैं तो उसमें हम फसल ले पा रहे हैं अंतर्वर्ती फसल के रूप में 10 फीट में पूरा। इवन इसके बाद 5 फीट में भी जो है कई लोग उसमें आलू लगा रहे हैं, अलग अलग फसल लगा रहे हैं। इसके बाद जब चना काट अथवा गेहूँ अथवा धनिया अलग से जो 10 फीट गैप है उसमें जो फसल काट लेते हैं, उसके बाद उसमें गर्मी की मूंग लगा देते हैं लोग। तो उसमें भी जो है करीब हमको 2-3 कुंटल मूंग मिल रही है। चना जो है करीब 6-7 कुंटल लोग मिल रहा है किसानों को। इसके बाद जो है जब गन्ना हमारा मतलब बड़ा हो जाता है तो उसमें जो है भी तीसरी फसल जो है दोनों को बांध देते हैं और तीसरी फसल जो है उसमें सोयाबीन लगा रहे हैं, अदरक लगा रहे हैं। तो इसके बाद फिर किसान जो है जड़ी जब फसल लेता है तो फिर वो पत्ती जो गन्ना कटाई करने के बाद जो पत्तियां बचती हैं उसमें आग लगा रहे हैं लोग। तो इस पद्धति में जो उन्होंने विकसित किया है, इनकी तकनीकी है, हम पूरे नरसिंहपुर ज़िले में लगा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि 5 फीट के अंदर गन्ने की पत्ती जो रहती है वो उसमें पड़ी रहती है और 10 फीट में फिर से वो लोग दूसरे फसल लेते हैं। फिर से उसमें चना गेहूँ रबी में, फिर खरीफ में फिर से वही ग्रीष्मकालीन में फिर से मूंग ले लेते हैं और फिर बाद में फिर से वही गर्मी की ग्रीष्मकालीन मूंग के बाद फिर जो है उसमें सोयाबीन तीसरी फसल लेते हैं। इस प्रकार से न केवल मुख्य फसल में बल्कि जड़ी में भी और मड़ी में भी और तीनों सीजन में फसल ले सकते हैं। कई लोग तो कई किसान खरीफ में जो है फिर उसमें सन है चला करके उसमें पलट देते हैं। तो कुल मिला के ये तकनीकी ऐसी तकनीक है जिसमें हमारा किसान छोटा जो किसान भी गन्ने खेती कर सकता है और गन्ने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के अंतर्वर्ती फसल जो है ले सकते हैं। और इसमें क्या है कि कई लोग किसान तो ऐसा करते हैं कि जो 10 फीट गैप रहता है अलग अलग पट्टियों में अलग अलग जो है फसल लेते हैं। कई धनिया लेते हैं, कई 10 फीट वाले गैप में चना लेते हैं, कई वाले उसमें अलग अलग फसल ले पा रहे हैं। और इसमें जो बीच में जो पत्ती पड़ी रहती है, जब गन्ने कटाई करते हैं तो पत्ती उसमें 5 फीट वाले गैप में गिराते हैं
और इसमें पत्तियों में बार बार जीवामृत स्प्रे कर सकते हैं या कि 2% यूरिया का स्प्रे करते हैं तो पत्ती बहुत जल्दी सड़ जाती है, पूरा खाद बन जाती है। इस प्रकार से 3 साल में 25-25 कुंटल पत्ती यानी करीब 7.5-8 टन जो है पत्तियां पूरी सड़ करके खाद खेत में मिल जाती हैं और हमारा जो है इससे मृदा में आर्निक कार्बन बढ़ता है। और ये तकनीकी बहुत अच्छी तकनीकी है जो हम लोग नरसिंहपुर जिले में चाह रहे हैं। बहुत सारी तकनीक धीरे धीरे फैल रही है। हमारे जिले के बहुत सारे प्रगतिशील किसान इसमें आगे आ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ के CS तिवारी साहब ने इस तकनीकों को 40 एकड़ में लगाया है, जिनको हम प्रधानमंत्री जी के द्वारा कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। ऐसे ही हमारे नरेश पटेल जी हैं कनवास के, उनको भी कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। उन्होंने भी इस तकनीकी को 18 एकड़ में लगाया है और वो उनका अनुमान है कि इस तकनीकी से गन्ने की उपज बिल्कुल नहीं घटती और लगभग जो है करीब 450-500 कुंटल हम लोग गन्ने की उपज ले पा रहे हैं। और इस तकनीकी में अंतर्वर्ती फसल एक्स्ट्रा है। और इसके अलावा साथ साथ कहीं ना कहीं जो है इसमें एक समस्या जो सुअर वाली समस्या है वो भी उसका समाधान हो रहा है। सुअर इसमें रुकते नहीं है, पूरा आर पार खेत रहता है, किसान भी जब चाहे जब घूम सकता है। तो ये तकनीकी ऐसी तकनीक है कि अगर किसान इस तकनीकी को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से सॉइल हेल्थ बहुत अच्छा होने वाला है। और इसमें कहीं ना कहीं जो है आर्निक कार्बन हमारे मिट्टी का बढ़ेगा। जब आर्निक कार्बन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से धीरे धीरे करके हमारी मिट्टी की ताकत बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा हमको रसायनों की जरूरत भी कम पड़ेगी। धीरे धीरे जो है हमारा जो किसान इसमें नेचुरल फार्मिंग करना चाहते हैं, प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी तकनीकी है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें फसल के अवशेषों का पूरा अच्छा प्रबंधन हो रहा है और फसल के अवशेषों में हमको आग नहीं लगाना पड़ रहा। हम लोग नरसिंहपुर ज़िले में पूरे क्षेत्र में धीरे धीरे इस पुराने वाले तकनीकी को, गन्ना तकनीकी को हटा करके हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे किसान इसी तकनीकी से गन्ना लगाएं ताकि उनके फसल अवशेषों में आग लगाने की जरूरत न पड़े और वो पूरा का पूरा फसल अवशेष जो है हमारे मिट्टी की ताकत को बढ़ाए और मृदा में सूक्ष्म जीव बढ़ें। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम इसमें आग लगाते हैं तो हमारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो पूरे नष्ट होते रहते हैं। इवन जो है यूरिया अगर हम DAP देंगे, अगर हमारा मिट्टी में आर्निक कार्बन घट जाए तो वो आर्निक कार्बन घटने से कहीं ना कहीं जो है मिट्टी के जो सूक्ष्म जीव हैं वो पूरा नष्ट हो रहे हैं। और इस कारण से हम जो यूरिया DAP पोटास देते हैं वो भी कहीं ना कहीं पौधों को नहीं मिल पा रहा। क्योंकि जैसे हम यूरिया देते हैं उसको भी जो है जीवाणुओं के द्वारा पौधे को जिस रूप में लेना चाहता है उस रूप में कन्वर्ट करते हैं बैक्टीरिया राइज, जो उसमें जो बैक्टीरिया रहते हैं नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया, उसको जो है यूरिया को उस रूप में बदलते हैं जिस रूप में लेते हैं। ऐसे ही PSB हम जो DAP देते हैं वो भी पौधों को तब तक नहीं मिलता जब तक कि उसमें कहीं ना कहीं उस रूप में ना हो। तो उसमें PSB के जो फास्फोरस सल्फेट बैक्टीरिया है वो बढ़ते हैं जब मिट्टी में रहते हैं तो वो उपलब्ध कराते हैं। क्योंकि जो हम DAP डालते हैं वो 18 से 20% DAP पौधों को मिलता है। 80% हमारे ज़मीन के अंदर फिक्स होता है एल्युमिनियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट और आयरन फास्फेट के रूप में। तो जब फास्फोरस सल्फेट बैक्टीरिया मिट्टी में रहते हैं तो वो जा करके वहाँ से खींच करके पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे मिट्टी में सूक्ष्म जीवों का होना बहुत जरूरी है, अन्यथा हमारी मिट्टी में फिर ये हमारी बंजर भूमि कहला जाएगी। और इसलिए जो है हम लोग किसानों से हमेशा बोलते रहते हैं कि भाई किसी भी तरीके से कोई मजबूरी हो उसमें हम फसल के अवशेषों में आग न लगाएं। यदि हम गेहूं धान लगा रहे हैं तो उसमें हमारे पास में दूसरे तरीके हैं, हम रोटावेटर चला करके उसमें मैनेज करें फसल अवशेषों में। जैसे मक्का लगा रहे हैं, कई किसान जो है फसल अवशेषों में रोटावेटर चला के उसको मैनेज कर रहे हैं। गन्ने में भी हम लोग चाहते हैं कि ये तो इस तकनीकी से अपनाओ तो इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। आप बीच में जो 5 फीट की जो गैप है उसमें पत्ती बड़ी रहेंगी, उसमें आप जीवामृत स्प्रे करते रहो। और हमारे कृष्णपाल जी ने जो है जीवामृत स्प्रे करने के लिए बहुत अच्छी तकनीक जो है कई लोगों ने प्रयास किया है। वेंचुरी के माध्यम से, स्प्रिंकलर के माध्यम से पूरा जो है जीवामृत का हर 15 दिन में ये लोग स्प्रे करते रहते हैं। हमारे ज़मीन की ताकत बहुत बड़ी है। मैंने स्वयं इनकी मिट्टी के खेत की जाँच किया है, उसमें करीब 1% के आसपास आर्निक कार्बन इसमें बढ़ गया है। तो अगर इस तकनीकी से यदि खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं तो निश्चित रूप से किसानों का जो है इसमें बहुत लाभ मिलेगा आगे चल करके। और ये भी है कि इसमें उत्पादन भी नहीं घट रहा। अगर तरीके से अगर नेचुरल फार्मिंग जिस प्रकार से कृष्णपाल जी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें जो है बहुत अच्छी उपज मिल रही है। और कोई एक शुरू के 1-2 साल के बाद उसमें किसानों को अच्छी उपज भी मिल रही है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे गन्ने बुआई की खास तकनीक के बारे में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र HFCL की
बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू 4th। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब हम बात करने वाले हैं गन्ने बुआई की विशेष तकनीक के बारे में। जैसा कि किसान भाइयों आप सभी जानते हैं कि सामान्य विधि से गन्ने की बुआई की जाती है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं गन्ने की बुआई को यदि हम एक ट्रेंच विधि से करते हैं, जो कि एक नई विधि है, इसके माध्यम से आप गन्ने की उपज ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये सामने आ रहा है कि आखिर इस विधि के बारे में ज़्यादा विस्तार से जानकारी हमें कौन देगा। तो हमें जानकारी देंगे डॉक्टर SR शर्मा जी। आप KVK नरसिंहपुर में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर पदस्थ हैं। किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, हमारे फसल उत्पादन में जिस तरह से बीज उपचार का महत्व है, उसी तरह से हम आपको गन्ने के बीज उपचार के बारे में आज विस्तृत तरह से वर्णन करेंगे। किसान भाइयों, गन्ना हमारा नकदी फसल है और इसके बीज उपचार इतना आवश्यक है कि जितना भी हमारे रोग और कीट होते हैं वो बीजों के द्वारा ज़्यादातर फैलते हैं। जो रोग हैं हमारे, इसमें 140 रोग लगते हैं और 140 रोग में अधिकांश रोग जो हमारे फफूंद और जीवाणु या विषाणु या फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है, इसका फैलाव बीजों के द्वारा होता है और इसमें कीटों का काफ़ी सहयोग होता है। किसान भाइयों, बीज उपचार करने से न केवल हमको उत्पादन ज़्यादा मिलता है, बल्कि जब हम बीज को बोते हैं तो जमाव % भी हमारा 5 से लेकर 7% तक बढ़ जाता है। किसान भाइयों, घी बीज के जो हम उपचार करते हैं उसके पहले हमको ये तय करना चाहिए कि हमें बीज कहाँ से लेना है। बीज लेते समय जिस खेत से आपको बीज लेना है उसको ध्यान रखें कि बीज के जमाव के लिए 70% पानी और 30% ग्लूकोज या फ्रुक्टोज का होना गन्ने में अति आवश्यक है। 2 बार जो हमारी बुआई होती है, बसंतकालीन बुआई होती है और शरतकालीन बुआई होती है, जबकि हमारे नरसिंहपुर ज़िले में शरतकालीन बुआई ही ज़्यादा की जाती है। उस समय किसान भाइयों, कहा जाता है, हम लोग भी बताते हैं कि नीचे का गन्ना लेना चाहिए, जिससे कि जमाव % जो है हमारा ज़्यादा हो, क्योंकि उसमें 70% पानी और 30% शर्करा की मात्रा मौजूद रहती है। या दूसरे भाषा में कहें कि जो हमारी फसल जो है परिपक्व होती है, जो ज़्यादा, उसके लिए नीचे का पोर्शन हम लें तो जमाव अच्छा होता है। बसंतकालीन में हम ऊपर का गन्ना बोते हैं तो जमाव हमारा बढ़िया होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारा गन्ना बचेगा वो हम ले कहाँ जाएंगे। इसलिए किसान भाई ध्यान रखें कि गन्ना का बीज जो है उपचारित करने के लिए जो हमारे रोग होते हैं, गन्ने में 140 रोग जो मैंने किसान भाई बताया, उसमें मुख्य जो है 4 रोग हैं। रेड राट है, उकठा रोग है, उस कंडुआ रोग है, त्वचा ग्रॉसी सूट डिजीज है। ये चारों रोग हमारे गन्ने को काफ़ी नुकसान करते हैं। विषाणु रोग हमारे देश में उतना नुकसान नहीं करता है जितना ब्राज़ील और अन्य देशों में करता है। इसलिए हमारी जो प्लांट क्वारंटाइन कहती है कि आप विदेशों से गन्ना अपने देश में नहीं लाएंगे बिना प्लांट क्वारंटाइन के, सैनिटाइजर के द्वारा। तो हमारा जो ये 4 फफूंद और जो ये हमारा फाइटोप्लाज्मा रोग है, इसको उपचार करना अति आवश्यक है। किसान भाइयों, जब हम गन्ने को लेते हैं तो रेड राट जो हमारा होता है वो सीड बॉर्न है, उकठा हमारा सीड बॉर्न रोग है और कंडुआ हमारा सीड बॉर्न रोग है। लेकिन अगर किसान भाइयों इसके उपचार के लिए अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। हमारे जो तकनीकी है वो 2 तकनीकी जो कंपनी फैक्ट्रियों में होता है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट या गर्म जल संयंत्र। गर्म जल संयंत्र में किसान भाइयों 3 आग के टुकड़े को हम 50 डिग्री सेल्सियस पर 2 घंटे तक गर्म करते हैं और उसके बाद कार्बेंडाजिम में हम डुबा देते हैं और डुबा करके बोते हैं। कार्बेंडाजिम में किसान भाइयों आपका प्रश्न आएगा कि जब हम उपचार कर लिए तो क्यों डुबाए? क्योंकि किसान भाई जब हम गर्म करते हैं तो गन्ने की आंखें हमारी मुलायम हो जाती हैं और हम ऐसे ही बो देंगे तो उसमें कीड़े घुस जाएंगे, उसमें बीमारियों के बीज जो हमारे मिट्टी में पड़े हैं वो घुस जाएंगे। इसीलिए कार्बेंडाजिम के घोल के ठंडे पानी में डुबाते हैं, जिससे कि हमारा आँखों के परत ऊपर एक फफूंदनाशी की परत जम जाती है और कोई भी फफूंद उसमें घुस नहीं पाएगा। दूसरी चीज़ होती है एक गर्म जल वायु संयंत्र। गर्म जल वायु संयंत्र जो होता है उसमें गन्ने को गर्म करते हैं, गन्ना वाष्प से गर्म होता है, उसमें 54 डिग्री सेल्सियस पर 4 घंटे तक गन्ने को गर्म करते हैं।
54 डिग्री सेल्सियस पे 4 घंटे, हम बार बार कर रहे हैं कि जब हमारा टेम्परेचर 54 डिग्री पहुंच जाता है तो गन्ने को 4 घंटे उसमें रोकना है, और उसके रोकने के बाद 4 घंटे के बाद गन्ने को निकालते हैं, और गन्ने को तब हम उसमें कार्बनडाजिम घोल में जो है या मैंगो जेब के घोल में डुबा लेते हैं। कार्बनडाजिम का अगर घोल आप प्रयोग करते हैं तो एक जो हमारा एक लीटर 1.1% या 60 ग्राम कार्बनडाजिम हमारा पर्याप्त होता है 1 हेक्टेयर गन्ने के उपचारित करने के लिए। किसान भाइयों, इसमें करने से जो मैंने बताया कि गन्ने की आंखें जो है सख्त हो जाती है, जिससे कोई फफूंद नहीं घुस सकता है। अगर लेकिन हमारे किसान भाइयों के पास ये यंत्र तो है नहीं जिससे किसान भाई जो है अपने खेत पे उपचार कर सकें, तो किसान भाइयों अपने घर पे उपचार करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आप कार्बनडाजिम का घोल 0.2% का बनाएं और उसमें गन्ने को 10 मिनट तक डुबा दें। जो गन्ने का 3 आंख का टुकड़ा हो या गन्ने का 2 आंख का टुकड़ा हो, ध्यान रखें किसान भाई, जितना छोटा टुकड़ा होगा उतना ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि गन्ने की आंखों पे गोंद की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और जो गोंद की मात्रा होती है वो हमारे फफूंदनाशी को दूसरे खाने में प्रवेश, दूसरे इंटरनोड में प्रवेश नहीं करने देती है। अर्थात 2 आंख का टुकड़ा रहेगा तो दोनों तरफ से हमारी फफूंदनाशी घुस जाएगी और हमारा जो अंदर बीज पड़ा हुआ है उनको मार देगी। और 10 मिनट के बाद हम गन्ने को निकालें और निकाल करके तब हम गन्ने को बोएं। इसमें फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारा कंडुआ रोग है, कंडुआ रोग का जो बीज होता है वो गन्ने की सतह पे किसान भाइयों पड़ा रहता है, और वो जब सतह पे रहेगा, जब हम कार्बनडाजिम में डालेंगे तो जो ऊपर सतह पर पड़ा हुआ बीजाणु है वो नष्ट हो जाएगा। जबकि रेड रॉट और हमारा कंडुआ उठा रोग का जो बीजाणु होता है वो नीचे रहता है, तो जो कटे हुए सिरे हैं उससे प्रवेश करेगा तो उठा रोग का कवक तंतु या हमारा माइसीलियम जो होता है वो दोनों नष्ट हो जाएंगे, जिससे कि हम इन रोगों से बच सकते हैं। किसान भाइयों, जो हमारा ग्रासी सूट होता है उससे अफेक्टेड गन्ने को कभी भी बुआई में प्रयोग न करें, क्योंकि उसमें फाइटोप्लाज्मा जो है हमारा इन किसी भी कवकनाशी से नहीं मरता है। उसको खेत से बुआई से गन्ना सिलेक्शन कर बीज सिलेक्शन करने से पहले ही खेत से निकाल करके उसको नष्ट कर दें। सबसे बड़ी चीज़ होती है किसान भाई हमारा कीट। जो कीट हमारा होता है वो इन रोगों को घुसने के लिए उसमें जगह बना देता है। तो कीट में जो हमारा टॉप बोरर होता है, शूट बोरर होता है, एक कीट जो है इंटरनोड बोरर होता है या रूट बोरर होते हैं, जो बोरर होते हैं वो छेद करते हैं, इसमें हमारी फफूंद घुस जाती है, जिससे आसानी से गन्ने में फैलते रहते हैं। जब हम गन्ने को गर्म करते हैं, चाहे वो गर्म जल वायु सेंस से करते हैं चाहे गर्म जल सेंस करते हैं, जो कीट होता है जो उसका अंदर से प्यूपा या इल्ली पड़ी रहती है वो हमारा मर जाता है। किसान भाई एक चीज़ देखें, जो हमारा ये है ये हमारा कटा हुआ सीरा होता है, और इस कटे हुए सीरे को अगर हम उपचार नहीं करेंगे तो हमारा बीज के कारक भी यहीं से, रोग के कारक भी यहीं से घुसेंगे और हमारा कीड़ा भी यहीं से घुसेगा। कीड़ा यहाँ भी इंटरनोड कर में छेद करके प्रवेश कर जाता है, लेकिन जब हम गर्म जल संयंत्र में प्रयोग करते हैं तो पूरा का पूरा गन्ना जो है गर्म जल वायु संयंत्र में 54 डिग्री सेल्सियस पे जब गन्ना हमारा गर्म हो जाता है सारा मर जाता है, और उसके बाद निकालते हैं और जब हम कार्बनडाजिम घोल में भिजाते हैं तो किसान भाई ये देखें ये हमारा है, जब इसको हम घोल में डुबाते हैं 10 मिनट के लिए रखते हैं तो इसमें फफूंदनाशी का एक परत बन जाता है और गन्ने के आंखों पर ज़्यादा वो जमता है, तो जिससे कि हमारे गन्ने में जो हार्मोन होता है जो जमाव के लिए गन्ने को इनिशिएट करता है कि आप जमिए, वो आंखों को सुरक्षित रख लेता है और गन्ने का हमारा जमाव बढ़िया हो जाता है। एक चीज़ और किसान भाई बताएंगे हम आपको कि जमाव जो हमारा होता है, आप भी अब अच्छी तरह किसान भाई जानते हैं कि जो बच्चा होनहार होता है वहीं आगे चल के तेज होता है। तो जो गन्ना हमारा पहले जम जाता है वो गन्ना हमारा बढ़िया होता है, और एक पौधे को अगर हम जमा लेते हैं तो हम 6 गन्ने उससे तैयार करते हैं, क्योंकि जो हमारे कल्ले निकलते हैं वो 6 निकलते हैं। अगर हम 7% गन्ने को बना दें, 100 आँख में 7 आँख अगर हमने ज़्यादा जमा लिया तो हमारे बजाय 7 छंग 42 गन्ने ज़्यादा पड़ गए, और एक गन्ना अगर 1.5 किलो का है तो आप समझिए कितना आपने उसमें बढ़ा लिया उत्पादन। जबकि आपका लगना क्या है, सिर्फ 60 रुपये का आपका कार्बनडाजिम लगना है। तो किसान भाई हमेशा ध्यान रखें कि उपचार करके ही गन्ने को बोएं, बिना उपचारित गन्ने को न बोएं।
किसान भाई, यहाँ मैं ये आपको जो टुकड़े दिखा रहा हूँ, ये जो हमारे जो बड़े टुकड़े हैं, इसको ध्यान रखें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2 आँख के टुकड़े बोइए, 2 आँख के टुकड़े लेंगे और उसको उपचार करेंगे तो हमारा ये आँख भी इस तरह से, इधर से हमारी कवकनाशी प्रवेश की और ये आँख सुरक्षित हो गया, इधर से हमारी एक कवकनाशी प्रवेश की, ये आँख सुरक्षित हो गया। तो आप जो है दोनों आँख को जमा सकते हैं। जबकि आपके गन्ने का जमाव 100 आँख बोते हैं तो 33 आँख जमता है, और अगर 2 आँख का बोते हैं तो आपका 50 से लेकर 60% तक जमा हो जाता है। किसान भाइयों, मैं इसी पे आपने विराम करता हूं और आपको मैं कहता हूं कि अगर कोई परेशानी होती है तो मैं कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर SR शर्मा हूं, आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद किसान। तो ये उम्मीद करते हैं किसान भाइयों, जो जानकारी आपको दी गई है वो तमाम जानकारी आप तक पहुंचेगी और इस जानकारी का उपयोग करने के बाद आप अपने खेती के व्यवसाय को मुनाफे के व्यवसाय में तब्दील कर सकेंगे। और अब अंत में नजर डालेंगे खबरें खेती की पर। किसान भाइयों बहनों नमस्कार। खबरें खेती के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए एक नज़र डाल लेते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। पोषक अनाज को बढ़ावा देने की पहल, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जाएगी खेत खेत, नवाचार ने बदली है किसान की तकदीर, महिला किसानों को मिला ट्रैक्टर और घर पर बनाए जैविक खाद। और अब जान लेते हैं खबरें विस्तार से। पोषक अनाज को बढ़ावा देने की पहल, भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है, जिसे देश भर के साथ ही वैश्विक स्तर पर उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इसकी तैयारियां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोरों पर चल रही हैं। इसी सिलसिले में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संसद परिसर में सांसदों के लिए विशेष बाजरा लंच आयोजित कर देश दुनिया में बाजरा को बढ़ावा देने की बड़ी पहल की गई है। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाने की तैयारी की दृष्टि से आयोजित इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और इनके सहित बड़ी बड़ी संख्या में सांसद उपस्थित थे। इस अवसर पर संसद के प्रांगण को बाजरा आधारित रंगोली से खूबसूरती से सजाया गया और देश भर की प्राथमिक पोषक अनाज फसलों को प्रदर्शित भी किया गया। मिलेट्स प्राचीन व शुष्क भूमि की महत्वपूर्ण फसलें हैं। छोटे दाने वाली इन अत्यधिक पौष्टिक अनाज खाद्य फसलों को कम वर्षों में सीमांत मिट्टी, कम उपजाऊ मिट्टी और उर्वरक तथा कीटनाशक जैसे इनपुट की कम मात्रा में उगाया जाता है। बाजरा का मूलतः भारत देशी है। बाद में विश्व भर में यह विकसित सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत के रूप में फैल गई। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जाएगी खेत खेत। अब किसानों को अपनी मिट्टी की जांच करवाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार जल्द ही हर खेत मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला शुरू कर रही है। ये जानकारी कृषि मंत्री कमल पटेल ने भोपाल में किसान उत्पादक संगठनों की 1 दिवसीय कार्यशाला में दी है। उन्होंने बताया कि कृषि में रासायनिक खाद के अत्यधिक प्रयोग से खेत में मिट्टी का क्षरण हो रहा है। राज्य सरकार मिट्टी को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए किसान के खेत की मिट्टी का परीक्षण करने हर खेत मिट्टी परीक्षण एम्बुलेंस प्रयोगशाला सेवा शुरू करने जा रहे हैं। खेत एम्बुलेंस में कृषि वैज्ञानिक के साथ कृषि अधिकारियों की टीम रहेगी, जो किसान के खेत में पहुंचकर ऑन स्पॉट ये बताएगी कि खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य को कैसे ठीक किया जा सकता है। नवाचार ने बदली किसान की तकदीर। पासले, सेलरी, पर्पल पत्ता, गोभी, सलाद पत्ता, ब्रोकली जैसी सब्जियां अभी तक भारतीय बाजारों में दुर्लभ समझी जाती थीं। इन सब्जियों का उत्पादन प्रदेश में बहुत ही कम होता है, लिहाजा इनके दाम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से इन विदेशी समझी जाने वाली सब्जियों की मांग हमारे देश में तेज़ी से बढ़ रही है। इसी को देखते हुए नर्मदापुरम के किसान गोपाल प्रसाद कुशवाहा ने ऐसी दुर्लभ सब्जियों और स्ट्रॉबेरी की खेती कर नवाचार की मिसाल कायम की है। इन सब्जियों ने कुशवाहा जी के खेतों का नज़ारा ही बदल दिया है। लाल लाल स्ट्रॉबेरी, बैगनी पत्ता गोभी, हरी हरी सैलरी, पासले, लेटुस जैसी सब्जियां पूरे माहौल को रंगों से सजा देती हैं। किसान गोपाल प्रसाद लंबे समय से पारंपरिक फसलें जैसे गेहूं, चावल, चना आदि की खेती करते थे। कृषि विज्ञान केंद्र गोविंदगढ़ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन और सहयोग से उन्होंने अपने खेत में बागवानी फसलों का प्रयोग शुरू किया है। श्री कुशवाहा बताते हैं कि संयुक्त परिवार होने के कारण हमारे पास काफ़ी ज़मीन है, जिससे अब हम पारंपरिक फसलों के साथ सब्जियों की भी खेती कर रहे हैं। गोपाल प्रसाद द्वारा उगाई जाने वाली दुर्लभ सब्जियों की मांग आसपास के क्षेत्र में बराबर बनी रहती है, जिससे उन्हें मुनाफा भी भरपूर होता है। महिला किसानों को मिला है ट्रैक्टर। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं।
श्री पटेल हरदा कृषि मंडी में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर श्री पटेल ने 12 महिला स्वयं सहायता समूहों को ट्रैक्टर की चाबी सौंपी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अन्य महिलाएं स्वयं सहायता समूहों को भी कृषि के लिए ट्रैक्टर उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि मंत्री ने कहा है कि महिलाओं को रोटावेटर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल जैसे कृषि यंत्र भी दिए जाएंगे। इसके साथ ही महिला किसानों को ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्र चलाने और उन्हें सुधारने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। घर पर बनाए जाएंगे जैविक खाद। पिछले कुछ समय से सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। किसान भी अब खेती में रासायनिक को उपयोग करने की बजाय जैविक खाद का प्रयोग करने में रुचि ले रहे हैं। ICAR अटारी जबलपुर के प्रधान वैज्ञानिक और डायरेक्टर डॉक्टर SRK सिंह ने कहना है कि रासायनिकों का उपयोग जहां किसानों को महंगा पड़ता है, वहीं इसके नुकसान भी अब दिखाई देने लगे हैं। इससे निपटने के लिए किसान अब सरलता से घर पर अथवा खेत में ही खाद बना सकते हैं। गौमूत्र, गोबर, गुड़, पेड़ों को छाल, महुआ और तंबाकू जैसी आसानी से उपलब्ध होने वाली सामग्री से जैविक खाद बनाई जा सकती है। कृषि विज्ञान केंद्रों में भी समय समय पर जैविक खाद बनाने के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों से भी किसान मार्गदर्शन, सहयोग और तकनीकी जानकारी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, खबरें खेती के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो खबरें खेती में आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। आज हमने गन्ने के व्यवसाय को लेकर बातचीत की है और ये जाना कि आखिर गन्ने की उपज हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तमाम जानकारियां हमारे विशेषज्ञों ने आपको दी है। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और जानकारी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।